भी जैसे अभी किसी को मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा लाइव कभी देखिए, करना हाँ, चाहे हाँ, तो अपने को सुरक्षित रख कर कभी डर को नहीं आप देखा जा अनुभव कर सकता है। सकते, वो एक कल्पना हो जाएगा। नहीं, जैसे असुरक्षा में, क्योंकि डर क्या होता है मैंने वीडियो में बताया था, जब मैं केदारनाथ से उतर रहा था हमारे पैर पूरे सड़े थे, हमसे पैर से चला नहीं जा रहा था, वो 2 किलोमीटर के ऊपर है ऊपर से, और वो नदी के ऊपर से, और वो एकदम रात हो गई थी। वहां से जब मैं अकेला आया तो डर क्या होता है मैंने देखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी करना होगा तो खुले में अनुभव करना, बंद कमरे में सुरक्षित जगह। डर के बारे में अगर आप कह रहे हो कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हो, एक सिर्फ मात्र कल्पना है। नहीं, वो डर इससे कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, जैसे हाँ कि अकेले हो, कोई नहीं है, हाँ, आप गुफा में हो, वो ठीक है, वो तो जैसे किसी को ऊंचाई का डर है, भले आपके सामने अच्छी बड़ी पक्की रेलिंग लगी हुई है, पर आप नीचे झांकोगे तब भी आता है, आपको पता है आप गिरोगे नहीं, पीछे भले ही पकड़ा है पर क्या डर नहीं समाएगा ऊंचाई देखकर। तो उस तरह से कि आप अकेले हैं जंगल में, अकेले बैठे हैं, और आपको कुछ हो जाए तब कोई कहीं से कोई हेल्प की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस तरह से हाँ फिर भी डर आता है, डर तो आता है, लेकिन एक पूरी तरह डर को महसूस करना, एकदम एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं था वो, उतना एक्सट्रीम नहीं था कि भाई सामने शेर दिख गया और मैं फिर शेर को देखने की बजाय अपने डर पे ध्यान दिया, तो उस लेवल का नहीं। तो फिर मुझे लगा कि मैं, और नेचर का थोड़ा सा मेरे बचपन से थोड़ा जंगल का अट्रैक्शन है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इस बचपन में मैं स्कूल में पूना में था, घर इधर ही था, तो आता जाता था, एक छोटा सा पार्ट है बीच में जंगल लगता है कहीं, तो यहाँ से जब बस निकलती थी तो मैं उस जंगल की राह देखता था, वहाँ से जब बस निकलती तो उस जंगल की राह देखता था, कहीं तो ऐसे लगता था, और वो जंगल आता है 5 मिनट के लिए, और जंगल में जाता तो ऐसे लगता है जैसे बुला रहा, पता नहीं मेरे बचपन से है, और जंगल में घूमने का कहीं से तो मेरे अंदर है, जो कहाँ से है पता नहीं। तो वो तब पॉइंट था कि तब मुझे, मैं स्थिति में भी था, अपनी ताकत भी थी, निर्णय से पूरा स्वतंत्र भी था, क्योंकि तब मुझे लगा कि अब मैं ऋषिकेश से 4 धाम जो है मैं पैदल करूँ। तो तब ये आइडिया मैंने घर वालों को बताई, कुछ थोड़े जानकार परिचित थे उनको बताया, और थोड़ा सा मैंने उसको थोड़ा प्रॉपरली आर्टिकुलेट किया कि क्या लगेगा कितना लगेगा, लोकल से थोड़ा गाइडेंस ले लिया, एक वहाँ के परिचित हो गए वहाँ के, जो सब इलाके को जानते थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं पहली बार हिमालय में इसी क्षेत्र में चलूँगा, मेरा कोई पहाड़ चढ़ने का या हिमालय चढ़ने का कोई अनुभव नहीं, प्लेन का आदमी हूँ, कभी पहाड़ चढ़ा नहीं, मुझे कुछ ऐसा आप रूट बताओ कि मैं पूरी यात्रा पैदल कर सकूँ। तो उन्होंने अच्छे से वो बताया, फिर वो पॉइंट टू पॉइंट वो मुझे हेल्प करते रहे, हेल्प मतलब गाइडेंस दिया उन्होंने पूरा नक्शा का, तो उस हिसाब से मैंने पूरा 6 महीने में पूरा 4 धाम घूमा। तो यमुनोत्री किया, गंगोत्री किया, पूरा घूम के आने के बाद कहीं तो मुझे गंगोत्री ज़्यादा फील कर गया कि अगर साधना के लिए कहीं आके रहना है, जहाँ आपके पास खुला वातावरण है, पूरी आपकी खुली स्वतंत्रता है, और आपको बेसिक फैसिलिटी जो है रोटी कपड़ा मकान, वहाँ अगर आप जाकर थोड़ा सा स्ट्राइव करो तो वहाँ आपको व्यवस्था हो जाएगी। तो फिर मैं वहाँ यात्रा कंप्लीट करके आया, फिर थोड़े से साधन ले गया था मैं, उसमें एक छोटा सा कैमरा भी था, उस समय में एक छोटा सोनी साइबर शॉट का कैमरा आता था, तो उससे कुछ फ़ोटो वोटो खींचे थे मैंने। तो उसके बाद फिर उसकी एक किताब वगैरह बनी, वो अलग बात है। तो फिर 2012 में फिर सब होने के बाद फिर एक बार घर आकर गए, फिर अब मुझे लगा कि अब मुझे गंगोत्री जाके रहना। तब मैं 2012 में गंगोत्री गया, तो करीब 4-5 साल 12 से लेके 17 तक गंगोत्री रहा, और जो सीज़न होता है मेन गर्मी का तब रहा, और एक ठंड का मौसम भी रहा एक साथ, क्योंकि ठंड में तो बहुत बर्फ़ हो जाती है, वहाँ रहना कठिन है। तो वो एज ए एक्सपीरियंस रहा कि बर्फ़ में रहने का। तो इस तरह से 4-5 साल वहाँ गए, फिर उसके बाद कुछ साल उत्तरकाशी रहा, फिर ऋषिकेश, ऐसे थोड़ा उस इलाके में रहा। तो उसी समय बीच में फिर कोरोना का टाइम आया,
तो गंगोत्री के वो 5 साल छोड़ के कभी तो मैं एक बार घर आ जाया करता था, साल में एक आध बार या कभी। तो कोरोना के टाइम में भी एक बार घर आया था, तो लॉकडाउन लगा, वो सब हुआ। और फिर तब मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे गंगोत्री में मुझे साधुओं ने फैसिलिटीज़ दी, खाना उन्होंने ही दिया, कपड़ा तो खैर कपड़े जितना तो था मेरे पास, मैं ऐसे वाइट में ही रहता था। तो ये सब ऑरेंज में कभी पहना नहीं, ना ही कभी मैंने अपना नाम चेंज किया। कोई नाम पूछता था मैं धीरज कुलकर्णी बता देता। तभी उन्होंने सपोर्ट किया, रहने को भी जगह दी। और 4-5 साल जो मैं चाहता था कि जिस एकांत में मुझे रहना था, तो तब या जो भी मेरे ध्यान की कल्पना थी, संकल्पना थी, वो मैं जो करना था मुझे अंदर से, वो मैंने फुल्ली 100% डेडिकेट किया हुआ। और उससे कुछ शिफ्ट आया, मुझे दिखा, पर अब कंप्लीट नहीं हुआ है, पर कभी भी वो चल रहा है। और वो और एक बार जो मैं वो गुजरात आश्रम में था, तो तब उस दरमियान लाइब्रेरी में ओशो की कुछ किताब थी, भैरव तंत्र, उसमें अलग अलग से मेडिटेशन टेक्निक्स है जो शिव जी ने पार्वती को कही। तो उन पर मैं उस टाइम में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग जो मुझे लगता है कैसे करना। तो फिर कहीं तो मुझे लगता है कि एक बार मैंने 99 में विपश्यना भी कर लिया था, कॉलेज में था तभी। तो ये एक यात्रा चलती है यहाँ पे आलमगीर से पंढरपुर, बड़ी यात्रा होती है, 200 किलोमीटर, 15-20 लाख लोग चलते हैं। तो अलग अलग ट्रेडिशन में कहाँ क्या होता है, अध्यात्म किस तरह का है, वो थोड़ा समझने के लिए मैं बना। तो आखिरकार कहीं भी जाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, कहीं तो मुझे लगता था मेरे नेचुरल रिदम है, कहीं तो साक्षी भाव पे मुझे आता था ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा स्वाभाविक है और ज़्यादा सहजता से मैं यही कर पाता हूँ। बाकी दूसरा कोई भी साधना लो या कोई भी कुछ भी करूँ, तो वो थोड़ा दिन देखने के बाद लगता था ये इसको ज़्यादा मैं खींच नहीं पाऊँगा, ये थोड़ा अस्वाभाविक है मेरे। तो अवेयरनेस जो है, स्मरण जो है, पल पल जागरूक रहना, साक्षी भाव, अपने आप को भी एज अ सेकेंड पर्सन देखना, जैसे ये कोई और है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, तो इसको भी एज अ सेकेंड पर्सन देखते रहना। तो ये अगर मेरी लाइफ टाइम की कोई साधना अगर रही है तो वो साक्षी होगी, तो साक्षी भाव से इसको देखते रहना। मैं बीच में एक बार रोकूंगी, क्षमा चाहूँगी। मतलब आपने कोई एक चीज़ भी नहीं रुके, प्रैक्टिकली आप बीच बीच में अलग अलग चीज़ें करते रहे, पढ़ के करते रहे। हाँ। कोई ऐसे जीवंत गुरु के पास आप कभी नहीं रहे, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करते रहे, पढ़ के अपने आप से करते रहे। तो आज भी मुझे साक्षी साधना ज़्यादा नेचुरल है और उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं, हर मोमेंट में सजग रहना है। और ये जो है, ये बॉडी माइंड सिस्टम जो है, ये जो जैसे ऑपरेट हो रहा है उसको देख रहा हूँ, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ एज ए सेकेंड पर्सन, इसको एज ए सेकेंड पर्सन देखते रहना, देखना इन द सेंस थोड़ा सूक्ष्म अर्थों में, तो इसके प्रति अवेयर रहना है और इसके साथ अटैच। मैं जब आप इसको देखोगे तो वो मैं का अटैचमेंट ढीला हो जाएगा कि ये आप नहीं, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो आप अलग हैं, तो आप में नहीं, तो इन अर्थों में। तो अभी भी मैं 24/7 नहीं करता हूँ, तो कभी मेरे ज़्यादा योगा करो, बहुत ये करो वो करो, कुछ नियमों में पढ़ो, वो नहीं। सुबह आंखें खुली तब से सोने तक यही कि आंखें खुली, ये सिस्टम जो चल रहा है बॉडी माइंड सिस्टम, इसको साक्षी भाव से देखो, इसमें अवेयर हो। तो यही मेरा एक नेचुरल साधना है अभी भी और बहुत टाइम से। तो फिर इतना सब घूम फिर अलग ट्रेडिशन में घूम के देखने के बाद मुझे कहीं लगा, कहीं ऐसे भी लोग मिले कि हर ट्रेडिशन में कुछ अच्छे लोग हैं जो सिंसियरली कर रहे हैं और कहीं उनको बेनिफिट हो रहा है, भले ही वो मुझे उसका वो मुझे ना जचे हो या मुझे उससे आउटपुट ना मिला, पर कहीं किसी के काम आ रही है। तो वो अगर मेरे काम नहीं आ रही तो मैं उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकता, वो इतना कह सकता हूँ मेरे लिए नहीं है, मेरे से नहीं होगा। तो कहीं से तो मेरी लाइफ फिलोसफी शॉर्ट में ऐसी बनी कि ट्रूथ इज दैट विच वर्क्स, सत्य वो है जो आपके लिए काम कर जाए। अब मेरे लिए काम कर जाए, वो सबके लिए काम करे जरूरी नहीं, उसके लिए काम कर रहा है जो मेरे लिए कर जाए वो जरूरी। तो फिर कहीं तो फिर मुझे ये लगा कि एक ऐसी कुटिया या ऐसी स्पेस क्रिएट करो
क्योंकि ऐसी स्पेस क्रिएट किसी ने की या किसी ने कुटिया बनाई गंगोत्री में, जिसमें मैं रहा, किसी ने खाना खिलाया। तो 4-5 साल तो बिल्कुल मैं मतलब बिना एक रुपया खर्च किए मेरा जो जिस तरह से मुझे मेडिटेशन या साधना करनी थी वो मैं फुल कर पाया हूँ। तो फिर कहीं तो लगा कि एक ऐसी जगह क्रिएट करूँ जो इस तरह के साधक, जैसे इन्होंने भी कहा कि साधक बहुत निकलते हैं और आश्रम में जाते हैं, फिर आश्रम का जो सिस्टम है आश्रम उनको सब कर लेता है, उनको आश्रम का सिस्टम चलाना, बराबर, उसको साधक से मतलब नहीं, वो उसको कैसे यूज करें वो उतना देखते हैं। साधक है उसकी मजबूरी को पकड़ते हैं और वो उसको यूज कर लेते हैं। तो फिर तब मुझे लगा कि ऐसी जगह जैसे वो गुजरात आश्रम था, वहाँ कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं, आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, आपसे न कभी पैसा मांगेगा न सेवा मांगेगा, कुछ करेगा। पर कहीं तो मुझे उसका जो डिज़ाइन था तो मुझे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिंग लग रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो कुछ वैसा ही मुझे बनाना है, पर वहाँ की जो मुझे वहाँ रह के जो मुझे लगा कि जो वहाँ नहीं है, तो ऐसी जगह क्रिएट करो कि साधक रहे, उसको उसका फ्रीडम रहे, अंदर रहे बाहर रहे, वो मौन में रहे, उसके लिए मौन कंपलसरी है, कोई कम्युनिकेशन नहीं किसी के साथ, कैंपस से बाहर जाना नहीं, और उसकी बेसिक फूड अकोमोडेशन फैसिलिटी में प्रोवाइड करो। तो कोरोना के टाइम में जब इधर आए तो यूजुअली हमारा ये एरिया पहले बड़ा रूखा सूखा था, पानी की बड़ी दिक्कत थी, और कुछ साल पहले ये लेक बना बहुत बड़ा, इसलिए अब इतना सारा पानी हो गया यहाँ पे, तब से थोड़ी ग्रीनरी हो गई। तो वो पानी देखने के बाद मुझे थोड़ी सी होप थी कि यहाँ कुछ हो सकता है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि तब यहाँ इतनी स्पेस है, करीब 10 एकड़ की स्पेस है, तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और अपनी ताकत से अपना जो साधना चली रही, और इस तरह से कोई इंटरेस्टेड आदमी जो आता है, जो एकांत में, मेरा कोई आत्मज्ञान हुआ नहीं कि मैं किसी को उपदेश करूँ या किसी को साधना की या जीवन की दिशा दिखाऊँ, उतना मेरे पास है नहीं। हाँ, मेरे पास स्पेस है, और अगर मैं कुटिया बनाता हूँ और कोई उत्सुक है जो एकांत में आके आत्मचिंतन करे, उसकी अपनी कोई भी साधना हो, उसका साधना हो, उसका गुरु हो, वो जाने, मुझे कोई उससे ना उससे दिक्कत है, ना मैं उसकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। बस मतलब उसको एकांत चाहिए तो वो बस बाद में प्रोवाइड करवा दिया। इतना ही है कि मैं देखूंगा कि वो सिंसियर है कि नहीं। हाँ, 8-10 दिन भी अगर कोई चुपचाप बिना किसी से बात किया अगर कोई रह पाता है तो कुछ बात है। तो ऐसा सोच के मैंने BS के ग्रीन्स ध्यान साधना, मतलब साधना में कोई रुकावट आई तो उसका मार्गदर्शन आपने मार्गदर्शन तो खैर नहीं मैं दे सकता, मेरी स्थिति नहीं, क्योंकि उसकी साधना क्या है, उसमें क्या अनुभव आएंगे, क्या मार्ग आएंगे, वो मेरे पास उसका स्किल नहीं है। मेरे पास व्यवस्था है, तो यहाँ सिर्फ व्यवस्था है, आप अपनाइए, उसमें अगर आप एकांत में रहे और आप पागल हो गए तो आप वो आपका है, उसमें मेरा कुछ नहीं। ये तो बड़ा रिस्क रहेगा फिर। ऐसा तो अपना घर में भी, हाँ तो ईमानदारी, हाँ इन्होंने ईमानदारी बताई, बिल्कुल सही है वो तो लेकिन वो ये व्यवस्था तो मेरा ये कहना है, ये व्यवस्था तो अगर कोई अपना एकांत में जैसे इन्होंने जैसे आपकी यात्रा रही, वो तो कहीं ना कहीं होगी, हमें जो रहती है साधना काल में जीवित, हाँ जीवन तो गुरु जरूरी है। हाँ, क्योंकि क्योंकि नहीं, इन्होंने ईमानदारी कहा कि पागल हो गया तो उसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपकी ईमानदारी, हाँ जी वो आपने इस तरह से फिर अब ये सेटअप बना है। तो यहाँ का मेन टैगलाइन यही है कि ट्रूथ इज दैट व्हिच वर्क्स। आपके लिए जो काम करता है, जो गुरु काम करता है, जिस गुरु के यहाँ से आपको लग रहा है कि आपकी गति हो रही है, आपके जीवन में शांति या सुकून आ रहा है या स्थिरता आ रही है अंदर, तो आप कृपया वो फॉलो करें। हम किसी को कोई गुरु रेकमेंड नहीं करते, ना किसी को गुरु को ऊपर करते हैं, ना किसी गुरु को नीचे करते हैं। तो जिसका उसका भाव है, जिसका वहाँ से जुड़ाव है, तो इस तरह का एक सेटअप यहाँ क्रिएट किया है। तो मैं अपनी साधना करता हूँ। व्यवस्था में अगर किसी को कुछ चाहिए जो है तो वो मुझसे बात कर सकता है व्यवस्था के बारे में। आध्यात्मिक के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई कुछ पूछे तो मुझे क्या लगता है मैं ये शेयर कर सकता हूँ, ऐसा है और ये सत्य है और ये ऐसे इस पे चलोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा मेरा किसी कोई दावा नहीं, क्योंकि मुझे खुद अभी पूरा आत्मज्ञान है नहीं। मैं भी रास्ते में हूँ, कहीं तो हूँ, कितना बचा है कितना हुआ है मुझे पता नहीं, पर इतना है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और आज देखता हूँ
तो मुझे लगता है काफ़ी सारा हो गया है और आगे पता नहीं कितना बाकी है। पर अभी जीवन में दुख है या चिंता है या कुछ है या किसी चीज़ की पकड़ है, ऐसा बचा नहीं है। क्योंकि मैं अभी रोज़ भी कभी ऐसे बैठ के सोचता हूँ, जैसे बोलते हैं कामनाओं से मुक्ति के, दिन में 1 या 2 बार में ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर दो, रिलैक्स करके बैठो और पूछना क्या चाहिए तुमको, ईमानदारी से, हो जाए मिल जाए ना मिल जाए पता नहीं, तुमको क्या चाहिए। और अक्सर ऐसे होता है कि कुछ नहीं आता ऐसा। तो पर्सनली ऐसा मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मोटा मोटा देखे। पर फिर भी अगर स्थिति नहीं है तो फिर मैं ये भी मानता हूँ कहीं ना कहीं अटका हूँ। चलो चाहिए नहीं, प्रत्यक्ष रूप से कुछ आ नहीं रहा सामने मेरे, शायद मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, ये भी हो सकता है। पर अगर स्थिति नहीं है तो फिर कहीं तो उलझा है, तो उसी में फिर कहाँ उलझा है कहाँ उलझा है। जैसे ये स्थिति ये सब है, इसमें भी मैं फंसा नहीं। ये ऑलरेडी मैंने बहुत पहले गंगोत्री जब गया तो ये सब अपने भाई के नाम कर दिया था, तब मुझे क्लियर हो गया कि ये सब मुझे करना नहीं। शादी का तो बहुत पहले ही था कि ये मेरे बस की बात है। हमारे बीच में ही मैं टोकूँ, कहीं ना कहीं अगर मैं आपको अपनी लाइफ से आपको कहीं रिलेट कर पा रही हूँ, तो आपको लग नहीं रहा कि ये सारी चीज़ें, ये यात्राएं जो भी जिस टाइप से मैंने अलग तरीके से करी, जैसे कि आप हिमालय में मैंने ये पैदल यात्राएं नहीं करी, बट कहीं ना कहीं शास्त्रों के या संतों के करीब उनके द्वार तक जाके परमानेंटली थोड़ा दिन रह के वहाँ पे भी, उसके बाद अगर फिर भी मैं बिना मतलब मैं खुद जितनी किताब मुझे होती है एज ए, मैं किताब ही मानूँ अपनी लाइफ को, जितना मैंने पढ़ना जो इस कुएं के अंदर है बस वही उजागर हो रहा है। तो मतलब कुआं भी मैं नहीं कहूँगी, एक तालाब कहूँगी अपने आप को, जो तालाब में पानी है उसमें वो एक जगह ठहरता है तो काई आ जाती है, सड़ जाता है। बट अगर एक जीवंत गुरु, जैसे मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं कहाँ फंसी हूँ, है ना, कि आपको जैसे आपने बताया बड़ी ईमानदारी आपके स्वभाव में कि चला हूँ, वो तो एक एक्सपीरियंस हर किसी को हो जाता है कि अगर एक बच्चा अभी 14 साल का हुआ, हार्मोन से अलग हुए, तो बोलेगा यार एक अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा था, अब मेरे को दुनिया ही हसीन लगने लगी है, जैसे हार्मोन्स उसी बॉडी में होते हैं। तो बोलेगा ये अभी वो अपनी बहन को हर चीज़ को ऐसे देख रहा था नॉर्मल, लेकिन जैसे बॉडी अंदर कुछ हो तो वो सब कुछ हरा भरा सब अलग ही नजर आता है उसको। तो इसी तरह से वो एक्सपीरियंस तो चलो आपका एक लंबी यात्रा चल रहे हो जाए, लेकिन जैसे आपका ये कहना कि आपको, जैसे मुझे भी है कि मुझे नहीं पता, हम मोटी मोटी चीज़ को जाते हैं, ये छोड़ जाए, जैसे आपने बोला ये भाई के नाम कर दिया, वगैरह भी तो अपने भाई के नाम है ना, वहाँ पे क्या आप देखेंगे? वो नहीं, मतलब त्याग का भाव नहीं, वो मैंने कैसे हुआ था वो कि मुझे ये सब क्लियर करना था कि आप इसको रखो निकालो, मुझे इसमें अभी फिर से थॉट भी नहीं डालना है, इसमें एनर्जी भी नहीं डालनी है, मुझे अपने आप को थोड़ा फ्री करना है इन सब विचारों से। तो उस एंगल से था उसे। हाँ चलो जो भी आप कहेंगे ना, हाँ मैं सिर्फ अपने एंगल से जानना चाह रही थी। बड़ी अच्छी आपकी यात्रा। तो इसलिए अभी यहाँ भी बैठा हूँ तो है, जब तक है अभी भी अगर कुछ खटपट होती है तो मुझे यहाँ से निकलने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, इतना है अभी। मतलब जिस तरह से मैंने पहले का एक्सपीरियंस किया है लाइफ वहाँ का, तो कहीं भी हो, यहाँ इवन यहाँ पर भी 5 साल रहूँ 10 साल भी रहूँ, मेरा ऐसा है कि अगर यहाँ कुछ अभी खटपट होती है तो मुझे 2 मिनट लगेंगे बस यहाँ से गेट से बाहर निकल। तो उतनी तैयारी मैंने रखी है हमेशा। और जिनको निमंत्रण दे दिया उनका क्या होगा? इसको जिसके एड्रेस नोट कर लिया, जैसे जिन्होंने एड्रेस नोट किया वो तो गूगल पे रहेगा, निकल जाते हो तो ठीक है, और यहाँ की व्यवस्था छितिर वितिर हो जाती है और आपने एड्रेस दे दिया, उसका जिम्मेदार कौन? नहीं, अभी तो व्यवस्था ही बनी नहीं है ना पूरी, तो दे तो दिया, बोर्ड पे तो लग लिया महाराज जी, समझिएगा इस बात। इंक्वायर करेगा तो बताएंगे ना ये कुटिया है, इसमें रह सकते हो। तो आके बोलेंगे, जब आओ रहो बोलेंगे, हाँ तब की बात है। हाँ अभी तो वो चलता ही नहीं हुआ है, हाँ अभी तो कंसेप्चुअल है, हाँ अभी चली कहाँ पड़ा है। हाँ। लेकिन नहीं आपका डीपी पे या गूगल में कहाँ पे आ रहा था आपका कि ये, हमें मराठी आ भी नहीं रही थी पढ़नी, लेकिन नॉर्मल थोड़ा संस्कृत जिसने पढ़ी, हाँ हाँ, लेकिन आपने उसमें भी कहीं पे आपने वो भेजा या किस पे लगा हुआ था, जैसे आपने कहा कि गूगल पे DSK डालेंगे सर शायद आ जाएगा ये। तो वो बंदा अगर आ जाएगा आपके पास, इसलिए योगी जी कह रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा? मतलब फोन करो ना, आ जाओ, हम बताएंगे अभी फिलहाल क्या व्यवस्था है। नहीं, जैसे मान लीजिए आज खटपट हुआ, आप चले गए, हाँ, और कल वो कल आना हो तो आ जाए, देखिए क्या देखिए कि महाराज जी कहाँ गए? आप तो बोल सकता हो ना, बंद हो गया।